अच्छा, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली एक लिटरेरी थ्योरी थी जो फ्रांस में स्टार्ट हुई थी 1950s में। और फर्स्टली ये जो इसका वर्क था वो देखा गया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वर्क में, जैसे क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, और जो लिटरेरी क्रिटिक थे जैसे रोलांड बार्थ्स वगैरह के वर्क में ये देखा गया था सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म। ये बड़ा मुश्किल है कि स्ट्रक्चरलिज्म को एक सिंगल वर्ड में बताया जाए, ड्रॉ करके एक बॉटम लाइन पे। लेकिन अगर इसको फर्स्टली बताना पड़े तो जो थिंग्स हैं वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं समझी जा सकती। चीज़ों को समझने के लिए हमें उसके कंटेक्स्ट को देखना पड़ता है, उसके लार्जेस्ट स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है कि वो किस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर का पार्ट है। नहीं समझ आई? मैं आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पैटर्न, एक सांचा या एक ढांचा होता है पूरे टेक्स्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पूरा टेक्स्ट है, पूरा लिटरेचर है, उसको समझने के लिए हमें क्या करना होता है? उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, उसे समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक नॉवल है, ठीक है, कोई भी एक लिटरेचर आप ले लें, उसमें क्या होता है कि एक्सपोजिशन होती है, उसका राइजिंग एक्शन होता है, उसका क्लाइमैक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन, और फिर रेजोल्यूशन आ जाती है। तो ये जो सारे पार्ट हैं, अब पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उसके पार्ट्स को समझना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर हर एक चीज़ का होता है। एक चेयर का स्ट्रक्चर होता है, एक डाइस का होता है, इवन आपकी एग्जिस्टेंस का भी स्ट्रक्चर है। बिना स्ट्रक्चर के यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। तो उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसे समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चरलिज्म में जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है फर्डिनेंड डी सशोर, जिनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। अब 19th सेंचुरी में जो लिंग्विस्ट थे वो मेनली इंटरेस्टेड थे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में। यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ हुई हैं, डाइक्रोनिक और साइक्रोनिक। डाइक्रोनिक जो एस्पेक्ट है वो ये है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना चाहिए। लैंग्वेज का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो साइक्रोनिक अप्रोच थी वो ये थी कि हमें ये देखना चाहिए कि लैंग्वेज की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या है। तो जो फर्डिनेंड डी सशोर थे उनका बिलीव था कि हमें साइक्रोनिक एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। फर्डिनेंड डी सशोर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बेसिकली एक प्रोफेसर थे, एक लेक्चरार थे। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी। तो इनकी डेथ के बाद इनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इनके जो लेक्चर्स थे उनको कंपाइल किया और एक बुक लिखी जिसका नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। तो ये बुक थी फर्डिनेंड डी सशोर की, और इसी में उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की है। अब ये जो डाइक्रोनिक और साइक्रोनिक अप्रोचेज हैं इनको हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्डिनेंड डी सशोर ने 3 प्रोनाउंसमेंट दी थी स्ट्रक्चरलिज्म में पर्टिकुलरली। उसमें सबसे पहले आ जाता है मीनिंग इज आर्बिट्रेरी। फिर वो बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर रिलेशनल, कि जो वर्ड्स हैं वो रिलेशनल है। फिर उसके बाद वो बाइनरी ऑपोजिट्स की बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हमारी वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है। जो लैंग्वेज है वो हमारी वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है। हमारा जो वे है एक दुनिया को देखने का, वो लैंग्वेज डिसाइड करती है कि हमने किसको कैसे देखना है। इसको हम जाके डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी थी लैंग्वेज के रिलेटेड। उसके बाद एपिस्टीम की बात आ जाती है, साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड को। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो ब्रिटेन में सबसे पहले आई कब। ब्रिटेन में 1970 में ये इम्पोर्ट हुई थी स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद इसके फादर फर्डिनेंड डी सशोर माने जाते हैं। उनका जो मेन फोकस था वो साइक्रोनिक अप्रोच पे था। यानी साइक्रोनिक अप्रोच ये है कि प्रेजेंट कंडीशन, लैंग्वेज की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो क्या चल रही है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। 19th सेंचुरी में जो लिंग्विस्ट थी वो कहते थे कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो फर्डिनेंड डी सशोर है वो उनका कंसंट्रेट ज़्यादा था पैटर्न्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने जो 3 प्रोनाउंसमेंट दी थी उसमें सबसे पहली थी मीनिंग इज़ आर्बिट्रेरी। जो मीनिंग है वो आर्बिट्रेरी है, वो चेंज होता रहता है। मैं सिंपली समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है डोर। अब इंग्लिश में उसे डोर कहा जाता है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में उसे कुछ और कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, उर्दू में उसे दरवाज़ा कहा जाता है, फ्रेंच में उसे कुछ और कहा जाता है। तो जो मीनिंग है वो आर्बिट्रेरी है, मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। मीनिंग इज़ आर्बिट्रेरी। इसी में आगे उसने 3 साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड की बात की। साइन जो है वो सिंपली एनी यूनिट ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज का जो यूनिट है उसे साइन कहते हैं। सिग्निफायर क्या है? कोई भी वर्ड या साउंड। और जो सिग्निफाइड है उसे मेंटल कंसेप्ट या इमेज कहते हैं। मैं सिंपली आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक वर्ड है, एक यूनिट ऑफ लैंग्वेज है फ्लावर। सिग्निफायर क्या है? कि वो वर्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्लावर कहूँगी तो वो फ्लावर की जो स्पेलिंग है या फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है या जो उसका वर्ड है, जो उसकी साउंड है, वो सिग्निफायर है। लेकिन जब आप फ्लावर के बारे में सोचते हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर आती है, तो वो होती है सिग्निफाइड।
मैं एक और वर्ड लेती हूँ बिरयानी। अब वो बिरयानी जो है फॉर एग्जांपल अगर आपके माइंड में जो उसका स्पेलिंग आते हैं वो सिग्निफायर है, लेकिन जब आपके माइंड में मेंटल पिक्चर आती है तो वो क्या है, सिग्निफाइड है। कोई भी वर्ड है उसके स्पेलिंग या उसकी साउंड आपके माइंड में आती है वो सिग्निफायर है, और जब उसकी मेंटल पिक्चर है वो सिग्निफाइड है। फिर वो बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ड्स आर रिलेशनल। जो मीनिंग्स हैं वो रिलेशनल होते हैं। यहाँ पे उसने एक पैराडिग्मेटिक चेन की बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पैराडिग्मेटिक चेन है ये एक चेन ऑफ वर्ड्स है जो रिलेटेड है इन फंक्शंस एंड मीनिंग, फंक्शंस एंड मीनिंग के साथ रिलेटेड होती है, और ये सब्स्टिट्यूट बन सकती है अदर्स के लिए। फॉर एग्जांपल हट जो है वो पैराडिग्मेटिक चेन है सॉरी, जो हट है उसकी पैराडिग्मेटिक चेन क्या हो सकती है, हट, हाउस, मैंशन, पैलेस, या इस तरह के और ढेर सारे वर्ड्स होते हैं जो इसके हम लोग सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पैराडिग्मेटिक चेन है ये क्वाइट सेम वर्ड्स नहीं होते, लेकिन ये उसके अल्टरनेटिव्स होती हैं, उसके आल्टर होते हैं जो उसके हम बदले में यूज़ कर सकते हैं। हट एंड पैलेस जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है एक वर्ड के, एक लैंग्वेज के। उसके बाद वो बात करते हैं पेयर्ड ऑपोजिट्स की, बाइनरी ऑपोजिट्स की। बड़ी सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो कोई भी चीज़ है तो उसका ऑपोजिट, अगर हमने किसी भी वर्ड को समझना है तो हमने उसके ऑपोजिट को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो डे का कंसेप्ट है, नाइट के कंसेप्ट के अलावा हमारे पास डे का कंसेप्ट कैसे आएगा? लाइक वी डोंट हैव कंसेप्ट ऑफ डे विदाउट नाइट। अगर हमारे माइंड में अगर हमने एक वर्ड सुना है डे, तो हमारे माइंड में फ़ौरन आएगा उसका ऑपोजिट नाइट। यहाँ पे फर्डिनेंड डी सोशर ने एक एग्जांपल दी थी ट्रेन की। फॉर एग्जांपल उनका इमेजिन एक जो ट्रेन है वो जेनवा से पेरिस जाती है 8:25 पे, 8:30 पे। अब वो कहते हैं कि क्या चीज़ है जो उससे 8:30 की ट्रेन, अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि 9 बजे वाली ट्रेन, 10 बजे वाली गाड़ी, तो वो कहते हैं इसे क्या चीज़ 8:30 वाली ट्रेन बनाती है। फिर वो कहते हैं इट्स नॉट द ट्रेन इटसेल्फ, ये वो ट्रेन खुद नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन है उसमें जो कार्स या ट्रेन या कार जो हैं उसमें जो ड्राइवर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो एवरीडे चेंज होते रहते हैं। ये टाइम नहीं है, क्योंकि जो टाइम है वो भी लेट हो सकता है, क्योंकि कभी वो 8:20 पे आ सकती है, कभी वो 8:30 पे आ सकती है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो 8:25 पे ही आए। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उससे 8:30 वाली ट्रेन बना रही है? तो फिर वो कहते हैं इट्स सिंपली बिकॉज इट कम्स आफ्टर 7:25 एंड बिफोर 9:25 ट्रेन, क्योंकि ये 7:25 के बाद और 9:25 से पहले आती है। नहीं समझ आई? सच और बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो वर्ड्स और मीनिंग्स हैं वो सिमिलर वे में काम करते हैं। उनका जो मीनिंग है वो उनके रिलेशनशिप जो अदर वर्ड्स के साथ या अदर दूसरी चीज़ों के साथ जो रिलेशनशिप है उससे उनका मीनिंग डिराइव होता है। यानी जो वर्ड्स हैं उनका कोई अपना इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता, इनहेरेंट वो वर्ड्स नहीं होते। अब वो जो ट्रेन है वो 8:50 ट्रेन इसीलिए कही जाती है क्योंकि वो 7:25 के बाद आती है और 9:25 से पहले आती है, इसीलिए उसे 8:25 ट्रेन कहा जाता है। तो उसका वो जो है रिलेशनशिप बन गया है दूसरे मूवमेंट के साथ, दूसरे एक्शंस के साथ, तो इसलिए जो मीनिंग है वो रिलेशनल है। अच्छा, इसके बाद वो बात करते हैं लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स आवर वर्ल्ड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो लेबल नहीं करती वर्ड्स को, वो सिर्फ हमें वर्ड्स नहीं देती, बल्कि हमारा जो माइंड सेट है वो टोटली शेप करती है। जो लैंग्वेज है वो हमारी वर्ल्ड को शेप करती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अब एक टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर की एग्जांपल ले लेते हैं। एक आदमी है, ठीक है, एक शख्स है, वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए वो फ्रीडम फाइटर होगा, लेकिन इंडिया के लिए वो टेररिस्ट होगा। इसी तरह वो इंडिया के लिए फ्रीडम फाइटर होगा, पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि जो लैंग्वेज है वो डिसाइड करती है कि हमने अब फॉर एग्जांपल हम एक लिटरेचर पढ़ रहे हैं उर्दू में, ठीक है, अब हमें वो सारी चीज़ें पता है जो उर्दू लिटरेचर में है, क्योंकि हमें सिर्फ उर्दू लैंग्वेज आती है। अब जो फॉर एग्जांपल दूसरे लोग हैं वो हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने सारा वो लिटरेचर पढ़ा है जो हिंदी में है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेंच और चलिए हम लोग हिंदी और फ्रेंच की ले लेते हैं। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो शेप करेगी फ्रेंच जो पीपल हैं उनके माइंडसेट को। उनके लिए फ्रीडम फाइटर कौन है, टेररिस्ट कौन है, वो उनकी लैंग्वेज डिसाइड करेगी, क्योंकि उन्होंने उर्दू नहीं पढ़ी हुई। तो जो उर्दू के फॉर एग्जांपल रीडर्स हैं या जो लोग उर्दू की लैंग्वेज जानते हैं, तो वो उर्दू डिसाइड करेगी कि उनके लिए फ्रीडम फाइटर कौन है, टेररिस्ट कौन है। तो ये जो लैंग्वेज है वो डिसाइड करती है कि हमारे लिए फ्रीडम फाइटर कौन है, टेररिस्ट कौन है, ये हमारी वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसी तरह पोल टैक्सेस या कम्युनिटी चार्जेस को देख लें, कलर सीजन्स को देख लें, तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं। अच्छा, उसके बाद वो लैंग और पैरोल जो टर्म है ये यूज़ करते हैं। रिसर्चर कहते हैं कि जो लैंग है वो ओवरऑल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है। ओवरऑल जो सिस्टम है लैंग्वेज का उसे लैंग कहते हैं, और जो पैरोल है
वो सिंगल अटरेंस है, सिंगल सेंटेंस है या स्पेसिफिक लैंग्वेज का वो वर्ड है, पैरोल। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो पैरोल है, यानी एक सिंगल अटरेंस को समझने के लिए हमें लैंग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पैरोल को समझने के लिए हमें लैंग का समझना बहुत ज़रूरी है। एक सिंगल अटरेंस जो है वो तभी हमारे लिए सेंस को क्रिएट करेगी, वो तभी हमारे लिए सेंस बनाएगी जब हमें फुल लैंग्वेज सिस्टम का पता होगा। कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच का कोई एक वर्ड है, तो हमें वो तब समझ आएगा जब हमें उस लैंग्वेज की थोड़ी नो हाउ होगी, जब हमें उस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत पता होगा। तो पैरोल को समझने के लिए हमें लैंग्वेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक टर्म वो यूज़ करते हैं, एपिस्टीम। एपिस्टीम ये है कि यूनिट ऑफ नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज, कि जितना भी नॉलेज हमारे पास है उसका सोर्स लैंग्वेज ही है। हम तो सोचते भी जो है वो लैंग्वेज में ही है ना। जब हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगी, हमने सोचना क्या, हमने करना क्या है। तो हमारे पास जितना भी नॉलेज है वो उसका जो सोर्स है वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपिस्टीम का क्या मतलब हुआ कि यूनिट ऑफ नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्ट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज होगी तो हमारे पास नॉलेज होगा, लैंग्वेज होगी तो हम बात करेंगे, लैंग्वेज होगी तो ही हम बिजनेस या ये हम दुनिया पे राज कर रहे हैं। लैंग्वेज होगी तो तभी कुछ होगा, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो फिर हम करेंगे क्या। हमारा तो सोचना भी उसी लैंग्वेज में है। अब ये तो सारे उसके की एस्पेक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो डिसअश्योर ने दी हैं। अब हम की फिगर्स की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म में मेन इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से थे। उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले फर्डिनेंड डिसअश्योर आ जाते हैं, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। उसके बाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस आ जाते हैं, फिर व्लादिमीर प्रॉप आ जाते हैं, रोनाल्ड बार्थ्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की, क्योंकि फर्डिनेंड डिसअश्योर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट फिगर है वो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बेसिकली एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जो 1908 में जिसकी बर्थ हुई थी, और ये इसकी डेथ हुई थी 2009 में। लेवी स्ट्रॉस जो थे इन्होंने स्टडी किया था ह्यूमन कल्चर्स और सोसाइटीज़ को। ये बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि किस तरह जो लोग हैं वो सोचते हैं, बिहेव करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लेवी स्ट्रॉस का ये बिलीव था कि जो तमाम ह्यूमन कल्चर्स हैं या तमाम जो सोसाइटीज़ हैं उनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं ना वो कॉमन है, यानी वो कॉमन स्ट्रक्चर्स को शेयर करते हैं। उनका ये ख्याल था कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पैटर्न्स की तरह हैं जो हमारी थॉट्स, बिहेवियर्स या सोसाइटीज़ को शेप करती हैं। लेवी स्ट्रॉस, अच्छा, जो लेवी स्ट्रॉस थे वो बेसिकली इंस्पायर्ड थे लिंग्विस्टिक्स से या स्टडी ऑफ लैंग्वेज से, ठीक है। उन्होंने लिंग्विस्टिक मेथड्स को एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर अप्लाई किया था और स्टडी करने की कोशिश की थी कल्चर्स को, तमाम लैंग्वेजेस। उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी उनमें सबसे पहले आ जाती है किनशिप थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लेवी स्ट्रॉस ने ये बेसिकली शो किया था कि जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं आर नॉट जस्ट अबाउट ब्लड टाइज, बल्कि वो अलायंस हैं बिटवीन द फैमिलीज, यानी वो एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप या रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। दो या दो से ज़्यादा लोग के दरमियान वो एक पार्टनरशिप होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये किनशिप थ्योरी उसने जो दी थी। उसके बाद मिथोलॉजी की उसने बात की थी। उसने एनालाइज किया था कि जो तमाम दुनिया में मिथ्स हैं वहाँ उनमें कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं या कुछ ना कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है जो दुनिया की तमाम मिथ्स हैं। उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म में कहा था, लेवी स्ट्रॉस ने हेल्प की थी स्ट्रक्चरलिज्म को डेवलप करने की, ह्यूमन कल्चर या उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में उन्होंने हेल्प की थी। लेवी स्ट्रॉस ने बेसिकली चेंज कर दिया था, यानी वो वे जिसमें हम सोचते हैं कि अबाउट ह्यूमन कल्चर या सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर या सोसाइटी को सोचने का जो पूरा वे था उन्होंने वो चेंज कर दिया था। अब उसके बाद जो दूसरा थर्ड फिगर आ जाता है वो है व्लादिमीर प्रॉप। व्लादिमीर प्रॉप बेसिकली एक रशियन स्कॉलर थे। इन्होंने स्टडी किया था फोकलोर और मिथोलॉजी को, यानी पर्टिकुलरली जो रशियन जो फेरी टेल्स थी उनको इन्होंने स्टडी किया था। इनका जो मेन आइडिया था वो ये था कि जो तमाम फेरी टेल्स हैं या तमाम ये जो फोकलोर्स हैं ये एक कॉमन स्ट्रक्चर के अंडरलाई हैं, यानी अंडरलाई करती हैं कॉमन स्ट्रक्चर को। इन्होंने फिर इस बात को मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल कहा था। इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया था स्पेसिफिक एलिमेंट्स को, सच एज करैक्टर, इवेंट्स या प्लॉट फंक्शंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।